Good morning, friends. How are you? Today I am before you with today's The Hindu editorial article. आज तारीख 9 जुलाई है. सुबह जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मेरी कंप्यूटर घड़ी में 8:14 हो रहे हैं. तो इस समय मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और ये नामी ग्रामी लोगों द्वारा लिखा जाता है. इसकी जो टाइटल है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन. थोड़ा गहरा है, इसको आपको समझना होगा, नहीं तो कई लोगों को शायद बच्चों को समझ दिक्कत होगी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब करार होता है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सामाजिक करार है. इसके मूल में क्या है मैं आपको बता दूं. इसके मूल में ये है बच्चों कि सरकार, किसी भी देश के दो मोटे मोटे पार्ट हैं. एक तो शासक है और वो दूसरे लोग हैं जो शासित हैं. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, करार है. ये हमारा कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो इसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं. और इसको फिर वो ये जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी है कोरोना वायरस की, नोवेल कोरोना वायरस की, इसके साथ जोड़कर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है. इसमें आपको सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी भी नॉलेज होगी और हमेशा हमने ये देखना है कि किसी भी आर्टिकल को उन्होंने कैसे लिखा है और उसमें हम लैंग्वेज के लिहाज से क्या क्या सीख सकते हैं. केवल लैंग्वेज ही नहीं बल्कि उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसके हिसाब से हम अपने नॉलेज को कैसे एनरिच कर सकते हैं. एनरिच का मतलब होता है धनवान बनाना, है ना आपका. और ये जो धनवान है ये पैसे के लिहाज से नहीं. एनरिच का तो होता है टू मेक समथिंग बेटर. ये इसका मीनिंग होता है. एक सेकेंड, हाँ शायद वो चला गया है, डिलीट हो गया. एक सेकेंड, ठीक है ना. एनरिच, जो एनरिच का अर्थ होता है अमीर बनाना. लेकिन दूसरा इसका भावार्थ होता है टू मेक बेटर. तो इसका मीनिंग बेटर भी होता है और रिच भी होता है. ठीक है, तो यू कैन एनरिच योर नॉलेज. यू कैन एनरिच योर नॉलेज ऑन 2 काउंट्स. दो संदर्भों में या दो, ठीक है ना, आपका चीज़ों पर आप अपने नॉलेज को अच्छा कर सकते हो. तो लैंग्वेज और दूसरा सब्जेक्ट मैटर. ये सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको पता नहीं लगेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब होता है. और वो सही कह रहे हैं कि वी हैव अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एक सामाजिक करार है. ठीक है ना. तो चलो पढ़ते हैं, मेरे साथ में पढ़िए इसको आप और इसको एंजॉय कीजिए. इसकी लैंग्वेज को और जो नॉलेज को दोनों पे ध्यान दीजिए. यू विल बिकम ए बेटर पर्सन. लगातार ये करते रहेंगे तो ये इंग्लिश का एग्ज़ाम सब इजी हो जाता है. ये फैक्ट है. बस फ़र्क है कि थोड़ा नॉवल भी पढ़ना पड़ेगा. मैं नॉवल को भी आपको इसी तरह से एक बना के दिया करूँगा. थोड़ा सा उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ. तो मेरे साथ पढ़िए. टॉपिक मैंने आप बता दिया. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन. ये जो हमारा सामाजिक करार है इसको हमको दोबारा लिखने की आवश्यकता है. यानी इसमें कुछ गड़बड़ हमको लग रही है. सब हेडलाइन देखिए आपका क्या लिखा हुआ है. द पेंडेमिक क्राइसिस. ये जो पेंडेमिक क्राइसिस हमारे सामने है, महामारी का जो क्राइसिस का मतलब एक बहुत ही संकट, कैन बी ओवरकम. ओवरकम करते होता किसी पर विजय प्राप्त करना, ठीक है ना, उसको काबू करना. कैन बी ओवरकम, ठीक है ना. ये फ्रेज है टू ओवरकम. टू ओवरकम समथिंग का अर्थ होता है, ठीक है, टू हैव फुल कंट्रोल ओवर समथिंग. और नियंत्रण जब आप कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी काबू में आ जाता है. आप, है ना, है ना. अगर मैंने सेंटेंस बनाना हो, एक लड़का बहुत शर्मिला था तो वो स्टेज पे जाके बोल नहीं पाता था, लेकिन उसने फिर मेहनत की, कोशिश की. ठीक है, एंड इफ आई से ही ओवरकेम हिज शाइनेस, तो किसका मीनिंग क्या हो जाएगा. तो इसी तरह सब लोग प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने का. टीचर भी, अखबार भी प्रयास कर रहे हैं आपको, है ना. तो सब लोगों का फ़ायदा उठाओ आप. ये ओवरकेम हिज शाइनेस एंड स्पोक वेरी वेल ऑन दिस टॉपिक. तो पहले तो बोल ही नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी जो उसकी जो शर्म थी, जो झिझक थी, तो उस पर उसने विजय पाया और इस टॉपिक पर उसने बहुत अच्छा बोला, है ना, ऑन द स्टेज. ये हो गया ओवरकम शाइनेस. तो लेखक कह रहा है कि ये जो पेंडेमिक क्राइसिस है, संकट है, इसको जीता जा सकता है कैसे. ओनली व्हेन
अ स्टेट इज सेंसिटिव। जब स्टेट की बात करते हैं तो एक्चुअली स्टेट का मीनिंग हो गया आपका कि जो शासक है, ठीक है ना, जो हमारा देश है, और देश जो शासन चला रहा है तो वो हमारा हेड हो गया, ठीक है ना। अ स्टेट इज सेंसिटिव हैज डिसेंट्रलाइज्ड स्टेप्स, और उसने सभी जो चीज़ें हैं देश में वो डिसेंट्रलाइज कर दी, यानी उसको अपने पावर को बांट दिया है। पावर बांटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एंड इंश्योर्स एम्पावरमेंट, और उसमें सब लोगों का, जैसे कहते हैं ना, सशक्तिकरण। एम्पावर का अर्थ होता है किसी को शक्ति प्रदान करना। तो एम्पावर, अपन बात करते हैं ना एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू गिव पावर्स, और उसमें सबको पावर दो, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी गांव को, किसी स्टेट को कुछ चाहिए तो वो केंद्र की तरफ देखे, नहीं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। एम्पावर का अर्थ होता है, ये कोई जरूर नहीं कि फिजिकल पावर हो, है ना, ये मेंटल पावर हो सकता है, सोशल पावर हो सकता है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है। एम्पावर करता है टू गिव पावर्स, ठीक है, टू मेक पावरफुल, ठीक है। जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें औरतों को शक्तिशाली थोड़े बनाते हैं फिजिकली, और उसको हिंदी में कहते हैं नारी सशक्तिकरण। आजकल मैं थोड़ा हिंदी में भी काम कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हिंदी में कहते हैं नारी सशक्तिकरण। पता नहीं लिख पाऊंगा, सशक्तिकरण बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है ना। तो इसका नाम है एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। चलिए, आपको एम्पावर भी आ गया, और ये नॉलेज एम्पावर्स अस, ऐसे बोला करो, शब्दों को प्रयोग करना सीखो। नॉलेज क्या करता है हमको? नॉलेज एम्पावर्स अस। कैसी पावर देता है? शारीरिक नहीं, मेंटल पावर देता है, सोचने की ताकत देता है, ठीक है, और अपना जीवन जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हमको ताकत देता है। बिना नॉलेज कैसे होगा? हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका लैंग्वेज का नॉलेज हो, चाहे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज हो, और चाहे दुनियादारी का नॉलेज हो। नॉलेज एम्पावर्स अस। ऐसे आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी हो जाएगी, आप, ठीक है। इंग्लिश ऑल्सो एम्पावर्स यू इन ए डिफरेंट वे। इंग्लिश आपको एम्पावर करती है, तो एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, जीडी के अंदर, ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, राइटिंग एबिलिटीज़ में, कैसे काम चलेगा अदरवाइज, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज एम्पावर्स अस, ठीक है। और वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट। एनीवे, आगे चलिए, मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज अफेक्टेड, अभी वर्ड आ गया अफेक्टेड ना, कई बार आता है, एग्जाम में भी आता है अफेक्टेड वर्ड, तो मैं आपको आज इसके पूरे अर्थ बता देता हूँ। अफेक्ट बच्चों वर्ब है, और एक तो इसका अर्थ टू हैव एन इफेक्ट, किसी चीज़ पर असर डालना। ये इफेक्ट जनरली एडवर्स होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ स्मोकिंग विल, इन सबका सेंटेंस बना के आपने बोलना है, स्मोकिंग विल अफेक्ट योर हेल्थ, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि धूम्रपान करने से, ठीक है, आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। तो अफेक्ट का तो होता है टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है ना। एक तो इसका अर्थ ही हो गया। कई लोग, बच्चों को डाउट होता है, वो सोचते हैं इफेक्ट आपका, लेकिन इफेक्ट नाउन है, ये वर्ब भी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर मतलब अभी बताता हूँ। लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग इफेक्ट का नाउन के रूप में होता है। इसका अर्थ होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि मेरे एडवाइस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो मैं क्या कहूँगा? माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। तो मेरे एडवाइस के उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन बच्चों इफेक्ट, ठीक है, और क्लाइमेटिक इफेक्ट जो हम बात करें ना, आपका क्लाइमेटिक इफेक्ट। अब देखो, मैं कंप्यूटर में क्यों पढ़ाता हूँ कि कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, टाइपिंग में कोई रह जाता, रेड लाइन लग जाती है, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ये रहा क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो जलवायु का असर इज कॉल्ड क्लाइमेटिक इफेक्ट। ये सबको आना चाहिए। आप अगर ओशियंस में पानी की जल स्तर बढ़ रहा है समुद्रों में, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो वो जलवायु का असर है,
जलवायु परिवर्तन का असर है, क्लाइमेटिक चेंजेस का इफेक्ट है। एक वर्ड होता है क्लाइमैटिक, एक होता है क्लाइमैटिक। चलो ये आ गया तो ये बता दूं आपको। इसका अर्थ होता है रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स, ध्यान रखना। और क्लाइमैक्स का अर्थ होता है किसी चीज की पराकाष्ठा, चाहे वो सुख की हो और किसी चीज की भी हो। ठीक है, समझो कि आपका एक टीम जीती और उन्होंने खूब उल्लास मनाया, ठीक है, और लास्ट में वो जोरदार चिल्लाए, सब इकट्ठे होकर, चिल्लाते हैं कई बार, जो भी हुर्रे फुर्रे बोलते हैं इकट्ठा होके जोर से। That's right. तो अगर मैं ऐसे कहूं कि दे इरप्टेड, यू इरप्ट का मतलब फूट पड़ना, लेकिन इसमें इरप्ट का आपको तभी तो कह रहा हूँ, लैंग्वेज का बहुत बारीक आपको नॉलेज होना चाहिए, सबको, हम सबको। मैं भी अपनी नॉलेज को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। दे इरप्टेड, इरप्ट का मतलब यहाँ पर एकदम फूट पड़ना, आवाज़ के रूप में, खुशी के रूप में। इरप्ट के कई सारे प्रयोग मैं बताने का भी आपको प्रयास करूँगा। दे इरप्टेड इन अ क्लाई, आप सपोज करो कि आपके ये फिलअप आ गया, क्रिसेंडो, ठीक है ना, ठीक है, ड्यूरिंग देयर इफोरिया, इफोरिया करता है हैप्पीनेस। अब इसमें क्या भरोगे, क्लाइमेटिक तो आएगा नहीं, वो तो क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो मैं आपको दोनों का अंदर बताना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेटिक का अर्थ होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट, बस ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। और क्रिसेंडो का अर्थ होता है एक आपका कल्मिनेशन ऑफ म्यूजिक, आवाज़, जिसको क्रिसेंडो, ठीक है। ये बड़ा शब्द आपका बहुत सुंदर है। अब मैंने वर्ड दे दिया आपको कल्मिनेशन, वो भी तो बताना पड़ेगा। कल्मिनेशन इज हाईएस्ट पॉइंट, उसको कल्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे ही आपको, ठीक है ना, आपका क्लाइमैक्स होता है। आपको आपकी सुख का, आपको मतलब जिसको कहते हैं ना, आपकी एक सुख की पराकाष्ठा वो अनुभूत होती है। पहले तो होगी नहीं, हाइट पे होगी, वो तो नीचे थोड़ी होगी। आपको ये भी आपको आना चाहिए, कल्मिनेशन हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक IAS ऑफिसर सेक्रेटरी बन गया किसी डिपार्टमेंट में, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ हिज करियर, दैट्स राइट। हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड कल्मिनेशन आपका, दैट्स राइट। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, नॉलेज के क्षेत्र में अगर आपको अंतिम नॉलेज की पर्याप्त प्राप्ति हो गई है, व्हेन यू अटेन द अल्टीमेट नॉलेज, दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ योर, ठीक है ना, आपका सर्च, योर परस्यूट ऑफ नॉलेज, दैट्स राइट। तो क्लाइमैटिक रिलेटिंग टू क्लाइमेट एंड क्लाइमैक्टिक रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स, ठीक है ना। और क्रिसेंडो का अर्थ होता है ऐसी आवाज़, चलो मैं डिक्शनरी में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे म्यूजिक बजता है डन 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 जोर से आपका, तो दैट इज ऑल क्रिसेंडो। ये वर्ड में आने चाहिए, एग्जाम में भी आए हुए बड़े ही, ध्यान रखना आपका। और फिगरेटिव अर्थ तो सबका होता ही है। और कंप्यूटर पढ़ाने का मेरा मकसद यही होता है कि आपको अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो आपको मैं डिक्शनरी की एंट्री भी बता सकूं। डिक्शनरी होगी नहीं तो मैं आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो कैसे बताऊंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको हो गया, तो ये उच्चारण में काट रहा हूँ इसको, क्रिसेंडो, ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस, जो धीरे धीरे लाउडनेस बढ़ती है ना, मैंने कहा ना जैसे ड्रम बज रहे हैं डन 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 डन, और बहुत तेज। और द मोमेंट व्हेन अ नॉइज और पीस ऑफ म्यूजिक इज एट इट्स लाउडेस्ट, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और हमेशा होता है म्यूजिक का तो एक ही थोड़ी होता है, मुझे म्यूजिक उतार चढ़ा होता है, फिर एकदम तेज म्यूजिक हो जाएगा, द म्यूजिक रीच्ड अ क्रिसेंडो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्रिसेंडो, ठीक है। और यूफोरिया कर दो हैप्पीनेस, अगर किसी को यूफोरिया वर्ड नहीं आती है तो यूफोरिया वर्ड को सीखो आप, कभी मैं इसके आपको रूट वर्ड कराऊंगा यूफोरिया के। ये नाउन है, इसका तो होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, यूफोरिया। देयर वाज यूफोरिया इन द इंडियन कैंप आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान। किसी मैच में पाकिस्तान को हरा के उससे ज़्यादा थोड़ी खुशी होती, और इसका एडजेक्टिव बनता है यूफोरिक,
द इंडियन टीम was euphoric. सबका प्रयोग करना सीखना was euphoric after beating पाकिस्तान. सबको नॉलेज में शामिल करो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. Anyway. ठीक है, तो अफेक्ट का मीनिंग आ गया ना आपको. अब तो मैं आपको इफेक्ट का भी बता रहा था, भूल जाऊंगा उसको. तो इफेक्ट तो नाउन तो है ही, आपका. ठीक है, इफेक्ट आपका नाउन तो है ही. ठीक है, लेकिन इफेक्ट आपका वर्ब भी होता है. इफेक्ट समझ आ गया, इन्फ्लुएंस, असर. माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, तो मेरे एडवाइस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा. ठीक है, और जो पोल्यूशन होता है हैज एन एडवर्स मतलब विपरीत, इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना. तो इसका पॉल्यूशन का फ्लोरा फोना का होता है. फ्लोरा कहते हैं आपका वनस्पति जगत को, और फोना कहते हैं आपका एनिमल वर्ल्ड को. दोनों पे बुरा असर पड़ता है. लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि इफेक्ट आपका एक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये वर्ब भी है, और इसका फ्रेज बनता है टू इफेक्ट चेंजेस, और इसका मीनिंग होता है चेंजेस करना. इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस. ध्यान रखना, इफ आई से द न्यू मैनेजर has, तो मैनेजर इस पेन में गलती दी. The manager has effected some administrative changes. यहाँ पर इफेक्ट आपकी वर्ब भी तो है. अगर वर्ब नहीं होती तो इसमें रलने लग जाती. इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने, मैनेजर ने कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं. ये बताना चाह रहा था मैं आपको. तो मेरा पर्पस सर हो गया. तो आपको ध्यान रखना, अफेक्ट आपको वर्ब है, इसका तो दुष्प्रभाव पड़ना. ठीक है, द पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग अस. ठीक है, और इफेक्ट आपका जनरली नाउन है, लेकिन ये कभी कभी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, इफेक्ट चेंजेस के रूप में. द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ मैनी. इनके बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर इस कोरोना वायरस ने, इस पेंडेमिक ने, महामारी, पेंडेमिक करता महामारी है ना, एपिडेमिक, महामारी. ऐसी एपिडेमिक मतलब महामारी होता है, लेकिन एपिडेमिक महामारी एक देश तक सीमित होती है, और एक देश से निकलकर अभी तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो वो फिर पेंडेमिक कहलाता है. ठीक है ना, इसका समकक्ष हिंदी का कोई वर्ड नहीं है, तो इसको महामारी होता है. इसको वैश्विक महामारी आप कह सकते हैं. ठीक है, हैज़ अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ मैनी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को इसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है. एंड इट्स कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट, ये जो कोलोकेशन है ना, ये आपको पकड़ना है, डायरी में नोट करना है. कैटास्ट्रॉफिक का अर्थ होता है डिस्ट्रक्टिव, इम्पैक्ट मतलब असर. ठीक है, बड़ा शानदार कोलोकेशन है आपका. कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट, कोरोना वायरस हैज अ कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स. उसमें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, अब आदमी मर रहे हैं इतने सारे, तो उससे ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्टिव क्या होगा. ठीक ना, कैटास्ट्रॉफिक का अर्थ होता है बहुत बड़ी आपदा. ठीक है ना, ध्यान. ठीक है, कैलेमिटी, इसी से बना वर्ड है वो. देखो मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया. कैलेमिटी, ठीक है, एक डिजास्टर, चाहे प्राकृतिक हो, मैनमेड हो, या कैसे भी हो, इट इज ए कैटास्ट्रॉफिक. ठीक है, बड़ा संकट, इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी, कैलेमिटी, डिजास्टर. एंड कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट का तो होता है बड़ा असर, जबरदस्त इसका डिस्ट्रक्टिव असर पड़ा, इसमें तो कोई शक है नहीं भाई. इतने सारे लोग, लाखों लोग मर गए भाई दुनिया में. तो वो कह रहा है इसका जो कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट है, इसका जो विनाशकारी असर है, इट गोज फार बियॉन्ड द डिजीज इटसेल्फ. इसका मतलब ये पता है क्या अर्थ है, इसका जो असर है वो बीमारी तक ही सीमित नहीं है, कि बीमारी से जो आपका आदमी मरे हैं उसके परे भी जाता है, मतलब इसके पार भी इसका असर है. क्यों असर है भाई, जो मर गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मरे हैं उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है. अब जॉब चले गए हैं. ठीक है, कितने लोगों को कितना भारी भारी संकट उठाना पड़ा, शायद मरने से भी बदतर है. लोग 1200 2,000 किलोमीटर पैदल चले, अपने गाँव पहुँचे. ठीक है ना, ठीक है, लोगों को नौकरियाँ चली गई. कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया.
तो इसका जो इम्पैक्ट है, असर है, विनाशकारी असर, वो इसका अर्थ है बच्चों कि गोज फार बियॉन्ड द डिजीज इटसेल्फ। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखोगे कि ये बीमारी तक ही सीमित नहीं है। तो भाषा की अपनी अपनी चीजें होती हैं, दोनों भाषाओं का आपको प्रयोग आना चाहिए। फार का मतलब दूर, बियॉन्ड द डिजीज इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, इट्स कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट गोज फार बियॉन्ड द डिजीज इटसेल्फ का अर्थ होता है कि इसका जो विनाशकारी प्रभाव है ये बीमारी तक ही सीमित नहीं है। ये आपने पढ़ के समझना है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में जितनी भी सरकारें हैं अलग अलग देशों की, डील विद द प्रॉब्लम, सबको 20 बार आता है, 20 बार आ भी गया ये। डील विद समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज के साथ निपटना। दे डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज, उन्होंने अलग अलग, यहाँ पर वेज का मतलब तरीके हैं, है ना। वे के भी आप कभी डिक्शनरी में देखो तो आपको सारे मीनिंग आपको देख के सीखने हैं। तो वे का मतलब तरीका भी होता है ना, मैनर, मेथड, ये भी इसका मीनिंग होता है ना। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर फादर, माँ ने कहा अपने बाप से बात करने का तरीका नहीं है। दिस इज द वे का मतलब रास्ता है, खाली रास्ता ही नहीं होता है। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर फादर। माँ ने अपने बेटे को डांटा, तेने पापा साथ ऐसी बदतमीजी से कैसे बात की। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर फादर, बोला करो आपका, ठीक है। एक ने कहा ये आर्मी भर्ती होगा, आपने कहा नहीं नहीं, इज वे टू शॉर्ट। कितने प्रयोग होता है शब्दों की, लेकिन हम कभी पढ़ते भी नहीं है, ना नॉवल पढ़ते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, और ना शब्दों को भी डिक्शनरी में देखते हैं। बस ये हमको बोलना आता है, दिस इज वे टू द रेलवे स्टेशन, कि ये रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। तो वे का मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन वे के दूसरे प्रयोग भी होते हैं। वे टू शॉर्ट मीन्स वेरी शॉर्ट, याद रखना आपको। वे के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। वे आउट का मतलब सोल्यूशन भी होता है, व्हाट इज द वे आउट। तो आप डिक्शनरी में देखना शुरू करें, ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम में आपको फंस गया तो एक दोस्त ने दोस्त से सलाह ली, भाई व्हाट इज द वे आउट, तो उसका अर्थ हो गया कि व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या करें अब आगे का क्या रास्ता है, व्हाट इज द वे आउट। तो मैं आपसे ये कहूँगा डिक्शनरी में देखो उन शब्दों को और सीखो। तो दुनिया के लोगों ने इस प्रॉब्लम के साथ में अलग अलग रंग से निपटा है। वी डू नॉट इंटेंड टू क्रिटिसाइज द लॉकडाउन। तो ऑथर जो भी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हमने आर्टिकल लिखा है, तो हमारा आशय, इंटेंट का मतलब क्या होता है, आशय, जो आपका आशय समझता है ना आपका, जो आपका इरादा है। इसका फ्रेज तो इंटेंट टू डू समथिंग, सबका फ्रेज बनाओ। और मैंने क्लास में और यहाँ भी कई बार आपको बताया है कि मैं जब किसी फ्रेज में टू लगाता हूँ तो जरूर नहीं है आपका कि आप टू का प्रयोग करें, ठीक है। अगर आपने कहना है कि मैं आपको नुकसान पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं है, आई डू नॉट इंटेंड टू हार्म यू, तो छोटे बड़े सारे फ्रेज निकाल के आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो कैसे कहोगे, आई डू नॉट इंटेंड टू हार्म यू, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, ठीक है, मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँ, ठीक है। इंटेंट का नाउन बनता है इंटेंशन, ठीक है ना। आपने किस इंटेंशन से उसको हाथ लगाया। तो डू नॉट इंटेंड टू क्रिटिसाइज द लॉकडाउन, तो वो लेखक कह रहे हैं कि हमारा इरादा लॉकडाउन को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। और एनी गवर्नमेंटल एक्शंस और इनएक्शंस, जो सरकार ने काम किए जो नहीं किए हैं, उनका इस आर्टिकल में उनको क्रिटिसाइज करने का हमारा इरादा नहीं है। इन दिस पीस मीन्स इन दिस आर्टिकल, दिस पीस मीन्स ये जो आर्टिकल लिखा है इसमें, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। पोस्टेरिटी का अर्थ होता है आने वाली जनरेशंस, ये सबको अड़ाना चाहिए आपको। और समझदार लोग ऐसे करते हैं, अभी निंदा क्या करनी है, तो आने वाला जो हमारी जनरेशंस हैं वो डिसाइड करेंगे काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पोस्टेरिटी मीन्स कमिंग जनरेशंस, लेकिन ये तो आना चाहिए, शब्द का अर्थ आना चाहिए। कमिंग जनरेशंस मीन्स आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं वो आपका तय करेंगी कि सरकारों ने अपना काम ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। विल जज, इसका मूल्यांकन करेंगी, हाउ गुड और हाउ बैड एनी गवर्नमेंट परफॉर्म इन 2020 ऑन दिस काउंट। ऑन दिस काउंट मीन्स इस संबंध में, ये भी एक फ्रेज है ऑन दिस काउंट, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ठीक है। यानी रिगार्डिंग दिस, इसका मैं आपको एक समझ देता हूँ। बहुत छोटे फ्रेजेस बड़े काम के होते हैं, और ये कभी क्लोज टेस्ट में और फिल द ब्लैंक में फिर पता लगता है कि ऑन दिस काउंट भी कोई फ्रेज है, ठीक है। मैं अभी आपको एक फिल द ब्लैंक भी बना के देता हूँ इसका।
ऑफिस में कुछ लोग एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे, तो किसी ने कहा ये काम बहुत करता है, ज़बरदस्त काम का इसका वो है, इसका आउटपुट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ये लड़ाकू है, झगड़ालू है और कभी कभी बेईमानी भी करता है, लेकिन जहाँ तक इसका संबंध काम का है तो मैं इसको पूरे नंबर दूंगा, ठीक है ना। तो ऑन दिस काउंट करता हो क्या है रिगार्डिंग दिस, तो आपको अगर कहना हो कि ऑन दिस काउंट यानी इस संबंध में कॉमा आई विल गिव हिम फुल मार्क्स, ऐसे बोला आना चाहिए आप। ऑन दिस काउंट मीन्स इस संबंध में। अब समझ आ गया, आपको नहीं आया? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, अगर बाई चांस ये कहीं फिल इन द ब्लैंक में या क्लोज टेस्ट में ये ब्लैंक में आ जाता, तो कभी हमने पढ़ाई नहीं, ऑन दिस काउंट एक फ्रेज होता है, तो इसमें आप फिलअप कैसे करते हैं, ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए छोटी बड़ी सब तरह की फ्रेजेस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का फिलअप बनाओ, फिलअप सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। इफ आई से द डैश will decide whether the government acted properly or not। इसका तो आने वाली संतानें आपकी जो है, जनरेशन जो है ना, पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ, वो डिसाइड करें गवर्नमेंट ने ढंग से काम, तो कैसे भरोगे अगर आपने पोस्टेड वर्ड नहीं आएगा। इसलिए एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को हमने पकड़ना है, समझना है, ठीक है। पोस्टेड विद जज, ठीक है। ऑन दिस काउंट भी समझा दिया मैंने आपको, ओके। फाइंडिंग कॉज, कॉज का पता करना। द वर्ल्ड डज नॉट सीम टू हैव आंसर्स टू मेनी ऑफ द प्रॉब्लम थ्रोन अप। ना थ्रो अप कर तो सामने लाना, ये भी फ्रेज है, थ्रो अप। थ्रो अप मीन्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग अप। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दिस पेंडेमिक, मतलब कोरोना वायरस वाला पेंडेमिक, दिस पेंडेमिक हैज थ्रोन अप मैनी चैलेंजेस बिफोर अस। देखो, तो मेरी नज़र से जो सबसे बड़े चैलेंज, थ्रो अप समझ गए आपका, कि इस पेंडेमिक के कारण हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, वो सामने लेके आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी होपलेसनेस। आपने इतनी बड़ी प्रोग्रेस कर ली है, चांद पे चले गए हैं, मार्स पे आपका चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। ISS हमने बना लिया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, वहाँ पर आना जाना होता रहता है आपका स्पेस क्राफ्ट का। लेकिन हमारे पास में इतनी नॉलेज नहीं है कि इस तरह का कोई अगर वायरस आ जाए तो उसके साथ में कैसे डील करना है, और कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है, और अभी चुकाई भी नहीं है, चुकाते जा रहे हैं। लाखों लोग मर चुके हैं और इसका अंत अभी दिखाई दे नहीं रहा है। तो एक जो हेल्पलेसनेस हमारे अंदर आई है, तो देखो आप, एक छोटा सा पैथोजन है, वो माइक्रोस्कोपिक पैथोजन है, आंखों से दिखता नहीं कोरोना वायरस, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोजन। आप लोग स्पेलिंग गलत, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ऐसा लगा दिया। माइक्रोस्कोपिक पैथोजन मीन्स एक ऐसा जीवाश्म भी, वो जीव भी नहीं कहते कि तो इसमें जीव है नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है तो मैं कहूँगा इसमें जीव है। पैथोजन का तो एक छोटा सा विषाणु, बताओ, सारी दुनिया को नचा दिया उसने, आप सबकी अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। ये कितना पावरफुल है, और इसको अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे मुझे पूछते सर क्लास कब से शुरू होगी? अरे भाई, इससे बच तो जाओ, बहुत खतरनाक है ये। और हमने अगर टाइम पे दवाई नहीं ढूंढी और वैक्सीन नहीं बनाई तो फिर रिपोर्ट जो आ रही हैं वो आपको हिला के रख देंगी, ऐसी रिपोर्टें हैं। वो तो आंख बंद करके बैठे हुए हम लोग, ध्यान रखना आपको। तो हम कितने हेल्पलेस हैं। एक माइक्रोस्कोपिक पैथोजन, क्या साइंस हमारी, हम स्पेस में चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं क्या क्या बना लिया हमने, क्या क्या कर लिया। एक पैथोजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें तो कह रहा हूं कि इस पेंडेमिक ने हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां सामने रखी हैं, थ्रोन अप मैनी चैलेंजेस, एंड वी आर नॉट एबल टू डील विद दीज चैलेंजेस। लोग मरे जा रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, और मर भी इसलिए रहे हैं कि परवाह नहीं है लोगों को।
जो अभी बिना मास्क के घूमते रहते हैं लोग, तो कैसे बताए कि सरकार ने बताया तो है भैया ऐसे करो, ठीक है। बाय द एपिडेमिक, एपिडेमिक कह रहे हैं देश के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में, इट इज पेंडेमिक, स्पेशली दोज फेस्ड बाय द पोरेस्ट ऑफ द पुअर, खास करके वो प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, आपका ये प्रॉब्लम बात है ना, मैंने प्रॉब्लम जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत गरीबों के सामने आई, ठीक है ना, तो उनके लिए हमारे, उनके संसार के लोगों को, संसार के पास में, उनकी गवर्नेंस के पास में उनके आंसर से नहीं, क्या आंसर से बताओ आप। वो लेकर कह रहा है नो डाउट सम स्मॉल कंट्रीज हैव क्लेम विक्ट्री इन कंटेन, कंटेन का अर्थ यहाँ पर अर्थ होता है बच्चों उसको कंट्रोल करना, ठीक है। कंटेन शब्द के बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेन का एक तो अर्थ होता है किसी चीज में कोई चीज का होना। व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन, तो इस सेंटेंस में मैं पूछ रहा हूं इस बक्से में क्या है। व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन, दिस बॉक्स कंटेन, और ये भी हमको बोला नहीं आता बच्चों, ये सीखिए आप, इस बक्से में क्या है। व्हाट डज दिस बॉक्स कंटेन, तो इट कंटेन्स माय ओल्ड क्लोथ्स, कुछ पुराने कपड़े हैं। और टू कंटेन समथिंग का अर्थ हो जाता है टू कंट्रोल समथिंग, कंट्रोल करना उसको, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू हिट हिम, आई वॉन्टेड टू हिट हिम या स्लैप हिम, बट आई कंटेन माई सेल्फ, तो आप बोलोगे तभी तो आएगा बच्चों, दैट्स राइट। तो कंटेन का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ देशों ने दावा किया कि हमने इस पे डिजीज के असर को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन लेखक कह रहा है कि बट देयर क्लेम अपीयर्स टू बी हॉलो, क्लेम जो है हॉलो नजर आ रहा है। हॉलो का मतलब क्या हुआ कि वो खोखला है, उसमें दम नहीं है। और ये फ्रेज बनाओ, यूज करो आपका, तो अपीयर टू बी हॉलो, हॉलो समझते हो ना, खोखला, खोखला वो होता है जिसमें कोई ठोस चीज नहीं है, ठीक है ना। इस नॉलेज अपीयर्स टू बी हॉलो, तो उसका नॉलेज बड़ा हॉलो है। सेंटेंस बनाओगे तभी तो होगा। इस नॉलेज अपीयर का लगना होता है ना आपके, इस नॉलेज अपीयर्स टू बी हॉलो, इसका मीनिंग लिटरल और फिगर दोनों होता है आपका। पेड़ के हॉलो में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, ठीक है ना। अ बर्ड मेड इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ ए ट्री, ये लिटरल मीनिंग हो गया होलो, ठीक है ना। ये ट्री अंदर से होलो है, खोखला है, और किसी का नॉलेज खोखला है, उसमें मतलब क्या हुआ, उसमें ठोस चीज नहीं है, बहुत गहरा नॉलेज नहीं, हल्का नॉलेज है, ठीक है। A bird has made a nest in the hollow of this tree. इस ट्री के खोखला जो जगह थी वहां पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना दिया। बहुत सारी चिड़िया बनाती भी हैं, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि उनका जो दावा है वो ये खोखला है और इवन मायोपिक है ना। ये बड़ा अच्छा वर्ड है मायोपिक, ठीक है, ये सबको आना चाहिए। मायोपिक का अर्थ क्या होता है? मायोपिक उस आदमी को कहते हैं, ये इसका मीनिंग लिटरल, शब्दों के दोनों अर्थ होते हैं, मैंने 20 बार आपको बताया, लिटरल शाब्दिक अर्थ और फिगरेटिव आपका भावार्थ। कोई आदमी सचमुच मायोपिक है तो उसको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ये तो होगी आंख की बीमारी, ठीक है। इट इज अ डिजीज ऑफ द आई इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी, ठीक है ना, आपका थिंग्स फार अवे, दूर की चीज दिखती नहीं है। और भावार्थ क्या हो गया मायोपिक का? तो सेम मीनिंग है, जो आपके फ्यूचर में कुछ उनको दिखता नहीं है, उनके पास में दूर दृष्टि नहीं है। मायोपिक का तो लैकिंग फार साइटेडनेस, लैक का मतलब कमी होना, लैकिंग फार साइटेडनेस। दूर दृष्टि नहीं उनके पास में, ठीक है ना। तभी तो अपन कहते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर लीडर्स आर मायोपिक, ठीक है ना, दूर दृष्टि है ही नहीं, दूर की सोचते नहीं है, कल की बात करते हैं। अरे भाई लंबी बात करो यार। वैसे मोस्ट ऑफ आवर लीडर्स आर मायोपिक। इफ ए पर्सन इज मायोपिक ही कैन नॉट सक्सीड इन हिज लाइफ, उसमें दूरदृष्टि है नहीं, उसको आगे की सोचनी है। तो उनका कि इनके जो आपके दावे थे खोखले भी थे और ये मायोपिक भी थे, इसका मतलब क्या, वो दूर नहीं देख पा रहे थे। द फैक्ट दैट दीज कंट्रीज आर एफ्लुएंट, ये फैक्ट, ये तथ्य कि ये कंट्रीज एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट मैंने 20 बार आया आपके सामने, एफ्लुएंट करता रिच, ऑपुलेंट, इसके सुनाने में ये कंट्री एफ्लुएंट है और शायद छोटी है, एंड हैव सील्ड देयर बाउंड्रीज, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री सील कर दी, इसलिए वो इसको कर पाए, और शायद छोटी भी होंगी। भारत जैसा बड़ा देश किस
कहाँ बाउंड्री बंद करोगे आप, स्टेट टू स्टेट कैसे बंद करोगे आप, ठीक है। फिर लेखक कह रहा है सो इज द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स। तो क्या जो इसका पैंडेमिक असर पड़ा है ये गवर्नमेंट की जो असफलता है उसका परिणाम है, रिजल्ट है, उसका रिजल्ट है, और इज इट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बाइपोलर रूलर एंड रूल्ड डायनेमिक ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो डायनेमिक का अर्थ होता है बच्चों, यूँ तो ये साइंस का विषय है डायनेमिक्स, लेकिन डायनेमिक्स का अर्थ होता है मूवमेंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि संसार में दो बाइपोलर का, जिसके दो पोल हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि वर्ल्ड है ही बाइपोलर, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, जिसके दो भाग होते हैं। तो दो भाग किस लिहाज से कह रहा है कि एक तो रूलर हैं जो शासन करते हैं और दूसरे रूल्ड हैं जिनके ऊपर शासन होता है। तो इसका जो मोमेंट है, जो स्ट्रक्चर बनता है गवर्नेंस का, ठीक है ना आपका, ठीक है, इसका फेलियर है। अब क्या पता किसका फेलियर है, किसकी असफलता है ये, लेकिन लेखक ये आपको बता रहा है, ठीक है, कि किसका है ये, कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट का फॉल्ट है या जो दोनों के डायनेमिक्स हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, रूलर एंड रूल। एक क्लास आपके वो हैं जो रूलर हैं, ठीक है, और एक क्लास वो हैं जो रूल्ड है। गवर्नेंस का तो शासन, स्ट्रक्चर का तो होता है आपका ढांचा। ये जो गवर्नेंस का ढांचा है इसके असफलता का असर है ये, मतलब उसने सवाल पूछा है, जवाब आगे शायद मिल जाएगा हमको क्या किसका है नहीं है। और वैसे वो कह रहा है कि हमारा इंटेंशन है नहीं किसी की निंदा करना, हम तो आपको ये समस्या आपके सामने लेके आ रहे हैं। देयर इज ए व्यू दैट, ऐसा एक विचार है, दैट मैनकाइंड्स एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब हमारा विकास हो रहा था, कोर्स का मतलब यहाँ पर रास्ता है, अपने इवोल्यूशन के दौरान, ये इसको दौरान भी कह सकते हो, फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप का हमने कंसेप्ट बनाया, एक अवधारणा बनाई, सोशल ग्रुप्स एंड रिजल्टेंट रूल्स, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमने रूल बनाए, ठीक है, वो उन रूल्स को वो अबाइड बाई करेंगे, उनको वो फॉलो करेंगे। अबाइड बाई करता था फॉलो करना। तो बड़ी शानदार ये आपका आर्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिच नॉलेज है इसमें, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान तो इसमें देना है। अबाइड बाई करता टू फॉलो, ठीक है ना, टू एडहियर टू, ठीक है, टू ओबे, टू लिसन टू, ठीक है, टू कंप्लाई विथ, ये इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना आपका। यानी हिंदी में कहें तो अनुपालना करना, उसको मानना, ठीक है। यू शुड अबाइड बाई योर पेरेंट्स एडवाइस। तो अपने आपको अपने माँ बाप की एडवाइस माननी चाहिए, ये इसका अबाइड बाई का प्रयोग हो गया। तो वो कह रहा है कि हमने ऐसे बनाया, ऐसा एक व्यू है और फिर जो रूल्स बनाए सोशल ग्रुप्स के लिए, उसको हमने अबाइड बाई किया, उनको हमने माना। ये जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रूडिमेंट्री फॉर्म है। रूडिमेंट्री का अर्थ होता है बेसिक, रूडिमेंट्री का अर्थ होता है बेसिक। ये वर्ड समय आनी चाहिए सबको, आप ध्यान बच्चों, बेसिक, एक सामान्य आम, जैसे कहते हैं ना आपका कि भाई आपको मैथ्स का रूडिमेंट्री नॉलेज तो होना ही चाहिए सबको, जो आपका है, तो जोड़ गुणा भाग ये तो करना आना ही चाहिए आप, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए, तो किसी ने पूछा आपकी मैथ्स कैसी है, कि भाई आई हैव रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथ्स। समझ आ गया आपको, आई हैव, उनका प्रयोग करो, बोलो बच्चों, आपको बता रहा हूँ आपको, आई हैव रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथ्स। मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं थ्री डिमेंशंस की आपके मेंसुरेशन का सवाल सॉल्व कर दूंगा कौन का, लेकिन रूडिमेंट्री नॉलेज मेरे को है, ठीक है, बेसिक नॉलेज। तो वो कह रहे हैं यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, देखो कैसे ये जन्मा, कि हमने सोशल ग्रुप्स बनाए, फिर उसके कुछ नियम बनाए, फिर नियमों की हमने अनुपालना की। तो वो कह रहे हैं यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो बनी है उसका रूडिमेंट्री फॉर्म है, यानी बेसिक फॉर्म है। अब समझ आ गया। व्हेन मोनार्कीज करता जब राजा थे, जब आपके एम्पायर्स थे, बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे। प्रिवेल का मतलब जो अस्तित्व में होना, ये वर्ड भी आना चाहिए आपको। प्रिवेल की बहुत सारे प्रयोग हैं, यहाँ मैं सारे प्रयोग आपको बताऊंगा, चलो एक दो बता ही देता हूँ।
प्रिवेल का अर्थ होता है टू एग्जिस्ट, जिसका बेसिक अर्थ ही होता है टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर कहते हैं ये यहाँ पर कस्टम प्रिवेलेंट है, यानी प्रचलित है, इन वोग है, इन फैशन है, इन वोग, हाँ, एज पर प्रिवेलेंट प्रैक्टिस। इसका अर्थ क्या हुआ? जो वर्तमान में प्रैक्टिस मतलब वो चीज होती है जो सब करते हैं, एज पर प्रिवेलेंट प्रैक्टिस, ठीक है ना आपका। वी हैव टू स्पेंड, जो भी आपने करना हो, मुझे जो बोल दो आपका, वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 10 days इन द आश्रम, 10 days। किसी ने कहा कि मुझे गुरु के पास में रहना, तो आपको उसके लिए आश्रम में 10 दिन रहना पड़ेगा। ऐसी प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है। आई होप कि समझ आ गया आप, ठीक है। एज पर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो वर्तमान में मार्केट के अंदर जो कीमत चल रही है, मार्केट प्राइस, ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ दिस प्लॉट इज रीजनेबल। वो रीजनेबल उचित है, रीजनेबल का तो उचित, इसका मतलब वर्तमान में जो मार्केट में कीमतें चल रही हैं उसके हिसाब से इस प्लॉट की कीमत जो है वो रीजनेबल है। आई होप मैं समझा पाया आपको, ठीक है। जब ये मोनार्कीज और एम्पायर्स प्रिवेल करते थे, यानी वर्तमान अपना क्या कहते हैं उसको अस्तित्व में थे, इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड द सोशल, तब सोशल कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा आसान था। नहीं समझा आपका कि हमने क्या करना है? सोशल कॉन्टेक्ट क्या हो गया कि हमारा राजा है, सोवरिन है, सोवरिन का मतलब शासक है, आइडेंटिफाइबल कर दो, उसको हम पहचान सकते हैं कि हमारा शासक है, ठीक है आपका। तो उसको हमने ओबे करना है, और उसने बदले में, डीम को समझना, मैं उसको समझाता हूँ, और उसको बदले में गॉड्स रिप्रेजेंटेड ऑन अर्थ समझा जाता था। तो इसलिए वो राजा हमेशा जन कल्याण का काम करते थे, उनका न्याय बहुत अच्छा होता था, क्योंकि ये वहाँ पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था पृथ्वी पे। इसलिए उसने जो भी काम करना है वो जनता के लिए करना है, ठीक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये करार हो गया कि हमारा राजा है और हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और राजा क्या माना जाएगा? राजा को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाएगा। डीम का तो समझना, ठीक है। डीम मीन्स समझना, मतलब किसी चीज को समझना नहीं, कंसिडर करना, ध्यान रखना, ठीक है। आपको समझाता हूँ। आपको समझो, आप ऑफिस में आए और ऑफिस में नियम बने हुए हैं, ये नियम वगैरह सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने आके उसमें दस्तखत करने हैं, और दस्तखत आपने किए नहीं, तो आपके बॉस ने कहा इफ़ यू डू नॉट साइन दी अटेंडेंस रजिस्टर यू विल डीम टू बी एब्सेंट, तो तुमको एब्सेंट समझा जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया, ठीक है। क्या बोला मैंने? इफ़ यू डू नॉट साइन। अब आपको, मैं तो आ गया था, अरे तुम आ गए थे लेकिन रजिस्टर में साइन क्यों नहीं किया? फिर आपने साइन करना चाहिए ना। और अगर रजिस्टर में साइन नहीं है और ऊपर बड़े अफसर पास रजिस्टर चला गया तो वो एक वो लाल सर्कल उसमें कर देगा एब्सेंट थे। अब आप कह रहे मैं तो आया हुआ था, किसी को पूछ लो। अरे आया हुआ कैसे मानेंगे आप? इफ यू डू नॉट साइन द अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, यू विल बी डीम्ड टू बी एब्सेंट। अब किसी ने कहा तेरे ये पास हो गया ना, ये 32 वाले मेरे थे 31 आए हैं, तो यही है, कम से कम 32 आने जरूरी है पास होने के लिए। इफ़ यू डू नॉट स्कोर मोर देन 31 यू विल डीम्ड फेल्ड, आपको फेल माना जाएगा। तो इसका मतलब मानना, तो उनको क्या माना जाता था? राजाओं को आपने सुना भी होगा, राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। एनीवे, बट अब तो सरकारें आपकी है नहीं ना, अब तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो राजा था, इसका ये काम इसका बड़ा न्यायोचित हो गया आपका, इसका ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन ऑथर कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैव फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू डिराइव द सेम लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का अर्थ होता है उसका क्या कहते हैं उसको, मतलब वो न्यायिक होना, न्याय की दृष्टि से। तो ये जो लेजिटिमेसी है कि वो न्याय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इनको ऐसा डिराइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पंगा पड़ गया। क्योंकि आपका जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो क्या वो भगवान का प्रतिनिधि है? क्या वैसे काम कर रहा है?
तो ये थोड़ा सा ये वाली लेजिटिमेसी को ड्राइव करना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है, जो सरकारें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, राजाओं के टाइम में ऐसा था, ठीक है, उसको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, और गलत करे सही करे सब लोग उसको लोग मानते थे, ठीक है। लेजिटिमेसी का अर्थ होता है न्यायिक औचित्य, इसको आपने ऐसे समझना है। लेजिट का अर्थ होता है न्याय से संबंधित, लीगल, तो जो लीगल हो, जो न्यायोचित हो, उसको कहते हैं लेजिटिमेसी, ठीक है ना। हम कहते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड, तो वो बच्चा जो माँ बाप का पैदा हुआ, अगर वो बच्चा इलेजिमेट है तो वो फिर क्या कहते हैं हिंदी में उसको, ऐसा बच्चा जो, ठीक है ना, आपका शादी से पैदा ना हुआ हो प्रॉपरली, ठीक है, उसको इलेजिमेट चाइल्ड कहते हैं आप। ये सब अर्थ आने चाहिए। और लेजिट का अर्थ होता है रिलेटिंग टू लॉ, यानी इसका अर्थ होता है लीगल, और ये इलेजिट है तो इलीगल है। ठीक है ना, तो ये वर्ड में आना चाहिए, थोड़ी इलेजिट वर्ड के इसमें देने लगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। लेजिट का अर्थ होता है लीगल, ठीक है ना, ये वर्ड भी आना चाहिए। विद द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, अब ये पंगा क्यों पड़ा राजा उसमें, क्योंकि आपका धीरे धीरे जब आपके आदमी का विकास हुआ तो उसके पास में कुछ फंडामेंटल बेसिक, ठीक है ना, उसको फ्रीडम्स मिली, ठीक है, सच एज दोज ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम मिली। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बिगिन टू फेड, इसलिए अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है, ओबीडियंस का मतलब क्या हुआ, आपने सरकार का जो उसका पालना करनी, उसमें कोई सवाल नहीं करना है आपने, तो ये कम होने लग गया। यानी आप जब आपको एक्सप्रेशन का पावर मिला तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सरकार को, राजा के टाइम में ऐसा नहीं कर सकते थे आपका, ठीक है। ये बड़ा शानदार कोलोकेशन है, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। इसका मीनिंग होता है ऐसी आपकी किसी की ओबीडियंस, किसी के प्रति आपकी फेथफुलनेस, ठीक है, जिसमें आपने सवाल नहीं करने हैं। अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस, इसका मीनिंग होता है अनक्वेश्चनेबल, क्वेश्चन नहीं करने आप, ठीक है। यू विल हैव टू गिव मी अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी ओबीडियंस जिसमें आप सवाल ना पूछें, ध्यान रखना आप, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बिगिन टू फेड, ना बिगिन टू फेड का तो उसका प्रभाव कम पड़ने लगना, टू बिगिन टू फेड, कोई भी चीज अगर आपका फेड हो रही है, बिगिन टू फेड, इसका अर्थ होता है टू लूज इट्स इम्पैक्ट, उसका असर कम पड़ना, कम होना, खत्म होना। फेड की लिटरल फिगरेटिव दोनों अर्थ है आपका। अगर मैं आपको योर जीन्स आर बिगनिंग टू फेड, तो आपकी जीन्स जो हैं आपके वो फेड हो रही हैं, योर जीन्स आर बिगनिंग टू फेड। और अगर मैं ये कहूँ आपको, ठीक है, द ट्रस्ट ऑफ बायर्स, ठीक है ना, इज बिगनिंग टू फेड, तो जो बायर्स हैं उनका जो विश्वास है वो कम पड़ रहा है, फेड हो रहा है। अनक्वेश्चन ओबीडियंस इज द होली ग्रेल ऑफ एवरी ऑटोक्रेट, जो भी ऑटोक्रेट होता है, होली ग्रेल पवित्र चीज, उसको कहते हैं होली ग्रेल। ये सब वर्ड आना चाहिए। होली ग्रेल का अर्थ होता है एनीथिंग विच इज एब्सोल्युटली, ठीक है ना, आपका प्योर। मैं इसको समझाता हूँ आपको होली ग्रेल को। होली ग्रेल का एक्चुअली चर्च में जो एक कप रखा रहता है जिसमें जीसस का, उसमें से वाइन होती है लेकिन जीसस का ब्लड माना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड होली ग्रेल, समथिंग कंसिडर्ड वेरी सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट, बहुत ज्यादा पवित्र, तो उनका होली ग्रेल है। किसका? ऑटोक्रेट। अगर ऑटोक्रेट है, वो स्वयंभू शासक की तरह है, तो क्या नहीं, चुपचाप मानो मैं जो कह रहा हूँ, इसको कहते हैं अनक्वेश्चन ओबीडियंस। उनके लिए बहुत सैक्रोसैंक्ट है, उनके लिए बहुत ऊंचा है ये पवित्रता में, हर चीज में। तो मैं ऑटोक्रेट हो गया हूँ तो मेरी बातें आपने मानी है, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट जो होते हैं, जो जिनका शासक ऑटोक्रेट नहीं होता है, तो दे यन फॉर इट। यन फॉर इट मीन्स उनकी चाहत है कि हमारे पास में ऐसा हो। बड़ा शानदार फ्रेज है, यन फॉर इट, फॉर समथिंग, टू लॉन्ग फॉर, टू डिजायर, ठीक है। इफ आई से इज यर्निंग टू बी होम, इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, टू हैव अ, इसको ऐसे लिखो, टू हैव अ
क्योंकि छोटी मोटी डिजायर नहीं है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है, इज यर्निंग फॉर अ कप ऑफ टी। मेरे जैसे अगर चाय का नशेड़ी होगा तो उसकी बहुत इच्छा हो रही है कि एक कप चाय मिल जाए, तो वो ऑटोक्रेट है, वो कहते हैं कि ये अनक्वेश्चन ओबीडियंस चाहिए, आपने कोई सवाल नहीं करने, चुपचाप आपने हमारी बातें माननी है। और ये उनका होली ग्रेल है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है एवरी ऑटोक्रेट के लिए। ऐसी सरकार जहाँ ऑटोक्रेट्स नहीं होते हैं तो वो इसको चाहती हैं। इसका कहने का मतलब ये आपने समझ के पढ़ना है। मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न गवर्नमेंट्स ऑल्सो यूज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, टू क्लेम लेजिटिमेसी फॉर देयर एक्शंस। तो ये मॉडर्न सोसाइटी, चाहे वो कितने मॉडर्न देश हो, सोसाइटी हो, और मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ आ रहा है भी आपको? अरे भाई शासक हूँ मैं, राजा हूँ, तो आपने मेरी बातें मानी है। और कोई ऑटोक्रेट है तो कहेगा आपकी जो ओबीडियंस है मेरे प्रति, मेरी बातों को मानने का आपका जो वो है वो अनक्वेश्चन होना चाहिए, उसमें सवाल नहीं उठना है, आप ध्यान रखना, ठीक है। वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी लेजिटिमेसी, उसकी न्यायोचितता का अपने एक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बट रिलाई मोर ऑन द थ्योरी, लेकिन उस थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो होब्स ने और रूसो ने एक्सपाउंड की थी ना। एक्सपाउंड का अर्थ होता है एक्सप्लेन करना, ये वर्ड भी आना चाहिए आपको। एक्सपाउंड मीन्स टू एक्सप्लेन। ये दोनों फिलोसोफर है अपने टाइम के, तो इन्होंने जो थ्योरी को एक्सप्लेन किया उस पे ज़्यादा उन पे उनको ज़्यादा भरोसा किया, रिलाई किया, ठीक है ना, उसके ऊपर उनका ज़्यादा अपने उसको चीज़ों को उसने आधारित किया, ऐसी सरकार होने, ठीक है। रिलाई ऑन भी एक फ्रेज है, टू रिलाई ऑन तो डिपेंड ऑन, इसका मीनिंग डिपेंड ऑन, या टू काउंट ऑन भी इसका एक फ्रेज है, ध्यान। सबका मीनिंग है ये, भरोसा करना, निर्भर रहना। टू डिपेंड ऑन की जगह चाहो तो इसमें आप अपॉन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत, सब में लगा सकते हो आप, ठीक है। आप इफ आई से आर एग्रीकल्चर लाइज ऑन मॉनसून, मॉनसून के स्पेलिंग ठीक ना हो, इसको इंग्लिश में आपने मॉनसून कहना है, मानसून नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून पे। तो उन्होंने किस पे रिलाई किया? थ्योरी पर। कौन सी थ्योरी? कि जो होब्स ने और रूसो ने प्रतिपादित की थी, जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी, प्रतिपादित की थी, ठीक है। अब होब्स को और इसके बारे में इतना मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, मोटा मोटा पता है, ये फिलोसोफर हैं। तो होब्स के अनुसार, होब्स बिलीव दैट मैन इन नेचर, होब्स कहता था कि आदमी जो है उसका प्रकृति के रूप में वो अकेला है, गंदा है और पाशविक है, ऐसा उसका मानना था। तो उसको भी कंट्रोल फिर इसी चीज़ से करना पड़ेगा। लेकिन रूसो क्या कहता था? रूसो का डिफरेंट था। मैन इन नेचर वाज बॉर्न फ्री, कि वो बॉर्न फ्री है तो उसको फ्रीडम चाहिए। अपनी अपनी थ्योरी है, तो कुछ शासकों ने इनकी थ्योरी पे अपने को ऊपर आधारित की, उस पर उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया, मोर ऑन थ्योरी। कैसी थ्योरी? जो होब्स एंड रूसो ने प्रतिपादित की थी, एक्सप्लेन किया था। हाउएवर बोथ का मतलब है रूसो और होब्स अग्रीड दैट, उन्होंने दोनों ने माना कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अब कंप्राइज साथ देखो आपका बच्चों कैसे एग्जाम में गलती करते हैं, ऑफ लगा देते हैं। एक्टिव फॉर्म में कंप्राइज साथ में ऑफ नहीं लगता है। कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट अग्रीमेंट्स। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो आपकी अग्रीमेंट्स हैं, है ना, आपके दो आपकी सहमतियां हैं। क्या है वो? कंप्राइज का प्रयोग बताता हूँ। एक्टिव फॉर्म में कंप्राइज ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस किताब में 400 पन्ने हैं, तो मैं कहूँगा, और ये एग्जाम में 20 बार आता है, दिस बुक कंप्राइजेस 400 पेजेस। कंप्राइज ऑफ लिख दिया, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। अगर आपने इसमें कंप्राइजेस ऑफ लिख दिया, नाउ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तभी तो कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे तो कितना कुछ सीख सकते हैं। माय गॉड, ऑफ हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म कब बनती है? जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका फ्रेज बनता है बी कंप्राइज्ड ऑफ। मीनिंग सेम है, ये करेक्ट है। अगर मुझे कहना हो दिस बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 400 पेजेस, तो भी करेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो कह रहा है ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में इसको आराम से देखना, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, और आधा भी नहीं किया हमने।
तो इसमें दो आपके अग्रीमेंट्स हैं. पहला क्या है कि पीपल अग्री टू एस्टेब्लिश सोसाइटी बाय कलेक्टिवली एंड रेसिप्रोकली रिनाउंसिंग द राइट्स दे हैड अगेंस्ट वन अनदर इन अनब्राइडल्ड नेचर. थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. इसमें पहला अग्रीमेंट यह है कि लोगों ने जब सोसाइटी को, समाज को स्थापित किया सामूहिक रूप से, बाय कलेक्टिवली, तो उन्होंने सामूहिक रूप से और एक दूसरे के समर्थन में रेसिप्रोकली करता, आप ऐसा करो मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं एक ही कर रहा है. तो उन्होंने अपने सारे राइट्स, अपने सारे अधिकारों को छोड़ दिया. रिनाउंस को छोड़ना होता है, फोर्स से करना होता है. कितना कुछ सीखने के लिए, बाप रे बाप. टू रिनाउंस समथिंग अर्थ होता है टू गिव अप समथिंग. ठीक है, टू forsake समथिंग. जानना, इफ आई से आई रिनाउंस माई राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी, ये इसका इस्तेमाल हो गया. तो मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपने अधिकार को छोड़ता हूँ. लेकिन ध्यान रखना, रिनाउंस द वर्ल्ड का होता है संन्यास लेना. तो संसार को छोड़ रहे हो ना आप. इफ आई से ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड एंड हैज बिकम अ मॉन्क, साधु बन गया, उसने संसार को संन्यास ले लिया है. संसार, संन्यास जो है नाउन के रूप में कहलाता है रिनंसिएशन. ठीक है. रिनंसिएशन हेल्प्स यू. और संसार छोड़ने का मतलब ये नहीं है संसार से आपके जंगल में चले गए और दिमाग के अंदर वही आइडियाज हैं. व्हेन यू रिनाउंस, मेरे गुरुजी कहते हैं कि संसार को रिनाउंस करने का अर्थ ये नहीं होता संसार से दूर चले जाओ. आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, अकेले भी भीड़ में हो सकते हैं. हाँ, जंगल में कुटिया बना ली, दिमाग के अंदर वही पिक्चरें चल रही हैं, मिर्ची बड़े चल रहे हैं, तो ऐसे चलेगा नहीं. रिनंसिएशन हेल्प्स यू अटेन साल्वेशन. उससे आपको मोक्ष प्राप्ति होती है. लेकिन रिनंसिएशन सही होना चाहिए. मैंने जो बताया आप ध्यान रखना. ठीक है, रिनाउंस छोड़ना और रिनाउंस द वर्ल्ड का तो संन्यास लेना. हो सकता है कि आज का ये मेरे को 2 टुकड़ों में करना पड़े, क्योंकि अभी आधा भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है ये. उसमें बहुत कुछ समझाने के लिए तो मुझे 2 बार करना ही पड़ेगा ही. ठीक है, तो ये पैराग्राफ करके मैं इसको बंद करूँगा, फिर तुरंत इसका मैं दूसरा आपका वीडियो आपके सामने डालूंगा. However, both agreed that the social contract comprises 2 distinct. Distinct means clear. ये वर्ड भी आना चाहिए, distinct. Distinct means clear. ठीक है. Definitive. बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरह से परिभाषित. What is the distinct feature of our constitution? हम बोलते हैं ना इसे, हमारे एकदम क्लियर कट क्या इसका फीचर का मतलब गुण है. व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो बहुत सारे हैं, कोई एक बता दो. आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, व्हाटएवर, जो भी आपको लगे. तो पहला क्या था कि लोगों ने जब सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया, कैसे किया उन्होंने, कि उन्होंने सामूहिक रूप से और एक दूसरे के मदद से अपने राइट्स को छोड़ा जो उनके पास में वन अनदर यानी एक दूसरे के पास में थे. और वह कैसे राइट्स थे जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था. अनब्राइडल्ड नेचर, बड़ा अच्छा वर्ड है अनब्राइडल. तो पहले ब्राइडल समझना पड़ेगा आपको. ब्राइडल का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है रेंज. रेंज समझते हो आप, घोड़े के लगाते हैं ना आपके लगाम, ब्राइडल. ठीक है, तो ये लगाम क्या करती है, लगाम कंट्रोल करती है. अब इसका अर्थ निकालो, अगर अनब्राइडल्ड है कोई चीज़ तो अनकंट्रोलेबल है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. हैविंग नो कंट्रोल, इसका मीनिंग होता है हैविंग नो कंट्रोल. तो ये समझना पड़ता है आपको. आप नहीं समझोगे तो आप इंग्लिश में कैसे समझ आ जाएगी आपको. ठीक है, तो अनब्राइडल्ड नेचर का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रकृति जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था. और दूसरा मैं भी और समझाता हूँ. एंड सेकेंड, दे एग्री टू कन्फर अपॉन. कन्फर का मतलब देना होता है. कन्फर के साथ में ऑन अपॉन दोनों लगा सकते हो. कन्फर ऑन या अपॉन यानी प्रदान करना. टू ग्रांट, टू गिव, ग्रांट. ठीक है ना. इफ आई से एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, तो उसको एक ऑनररी डिग्री
ठीक है ना। आपका ऑनररी का तो जो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको सम्मान के रूप में डिग्री दी गई, वो दी गई, प्रदान की गई, कन्फर्ड। और कन्फर का दूसरा अर्थ होता है बच्चों आपस में डिस्कस करना, ये भी ध्यान रखना आपको। इंग्लिश आसान है अगर ढंग से पढ़ोगे, नहीं तो मुश्किल तो होगी आपको, ध्यान रखना। शब्दों के आपको अर्थ देखने पड़ेंगे। कन्फर मीन्स टू डिस्कस, इसी कॉन्फ्रेंस वर्ड बना हुआ है, बता रहा हूँ। एक ने कहा यहाँ पे क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने, तो ये हमने आपस में बातचीत नहीं की, आप क्या करने दे, लेट अस कन्फर अमंग आवरसेल्व्स, ठीक है। तो हमको अपने बीच में बातचीत करने, तो उसके बाद बता देंगे आप। तो यहाँ पर कन्फर का प्रदान करना, ठीक है। और दूसरा था दे अग्री टू कन्फर अपॉन वन अमंग देम, और फिर उन्होंने ये अग्री किया कि हम में से एक को हम अथॉरिटी और पावर दे देंगे। क्या करेंगे, अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अथॉरिटी दे देंगे, पावर दे देंगे टू इन्फोर्स इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सके। बात समझ आई? नहीं तो आपका समाज कैसे बनेगा और शासक कैसे बनेगा। तो सबने अपने राइट्स को छोड़ा और पहले एक दूसरे के खिलाफ उनके पास में अनियंत्रित प्रकार के पावर्स थे जो उन्होंने छोड़े। अनियंत्रित इसलिए क्योंकि जंगल राज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी को मार दो, कुछ कर लो, उठा के ले जाओ किसी को, आपका किसी की वाइफ को उठा के ले जाओ। तो ये अनब्राइडल्ड नेचर की उनके पास में पावर थी। तो उन्होंने सबको छोड़ा और उन्होंने फिर ये अग्री किया कि हम में से अमंग देम कन्फर अपॉन वन, एक को एक शक्ति प्रदान करते हैं। किस चीज़ की, कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको लागू कर, इन्फोर्स को लागू करना होता है। ये भी आपको नहीं आता है तो इसको भी फ्रेज बना के लिखिए, टू इन्फोर्स द लॉ, ठीक है। इसका मतलब लॉ को लागू करना। इसलिए ये सारी एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, DRI हो, इनकम टैक्स हो, दे आर कॉल्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये एजेंसीज जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं। इन्फोर्स द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, भाई हम अपने अधिकार छोड़ते हैं, हमारे पास में असीमित कोई अधिकार नहीं हो गया, हम अपनी मन मर्जी का काम नहीं करेंगे, हम सब अधिकार छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने में से एक को पावर देंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है हमारा, ठीक है, तो उसको वो लागू करे। अब समझ आया? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ध्यान रखना। Thus the social contract comprises people agreeing to live, और इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, कंप्राइज में क्या बना होना, कि उसमें लोग अग्री करते हैं टू लिव एज वन अंडर कॉमन लॉज। बिल्कुल, अगर सबके लॉज अलग अलग होंगे तो फिर कैसे बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉमन लॉ के अंतर्गत वो जिएंगे एंड इन्फोर्सिंग दोज कॉमन लॉज जस्टली, और वो कॉमन लॉज को जस्टली का अर्थ होता है न्यायिक, न्यायोचित तरीके से लागू करेंगे। जस्ट का अर्थ, एक तो अब जस्ट का मतलब होता है जस्ट, हाँ, ही जस्ट ए बेबी, केवल ओनली, ठीक है ना, जस्ट। लेकिन जस्ट का मतलब फेयर भी होता है। फेयर मतलब क्या, जो उचित हो आप, है ना। इफ आई से he justly dealt with the case, तो उसने केस के साथ में वो बड़ा फेयरली, उचित तरीके से उसने उसको डील किया, उससे निपटा। तो ध्यान रखना, जस्टली, ठीक है। अब आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, बड़ा अच्छा है ये। और इसमें मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजी का भी एक शानदार टॉपिक कवर हो गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, ठीक है, कि कॉमन लॉज होंगे और कॉमन लॉज को जस्टली यानी न्यायोचित तरीके से लागू किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। और अब वो लेखक कह रहा है कि मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जो समाज बना ही था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, अब तो उन्होंने इसको और आगे ले गए, ठीक है। क्या आगे ले गए, टेक फॉर दिस फर्दर मीन्स उनको और आगे ले गए, यानी उसको आपने बढ़ोतरी की है। देयर फंडामेंटल क्रेडो, क्रेडो सबको आना चाहिए। क्रेडो का अर्थ होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक उसमें एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांतों का हुआ है। तुम जो बेसिक फंडामेंटल मतलब आपका बेसिक जो क्रेडो है, क्या है आज के लिए मॉडर्न सरकार का, दैट सोसाइटी इज बेस्ट सर्व, कि सोसाइटी की अच्छी बढ़िया सर्विस सेवा तब हो सकती है इफ ए गवर्नमेंट और अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव सोवरेन पावर, ठीक है, कि वो उनके पास में सोवरेन पावर आ जाए। सोवरेन का मतलब क्या हुआ, शासक की अल्टीमेट पावर आ जाए, किसके जरिए, विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो इसलिए डेमोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी से लोगों की कंसेंट मतलब सहमति, हाँ, कंसेंट वर्ड नहीं आता तो उसको भी सीखिए आप। कंसेंट का तो होता है सहमति, क्या कहोगे इसको, अग्रीमेंट,
अग्रीमेंट करार नहीं, हाँ सहमति, दैट्स राइट। जैसे मेरे पापा ने मेरे ये काम करने के लिए सहमति दी है, तो क्या कहूँगा, माई फादर हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू दिस वर्क। इस काम के पापा ने सहमति दे दी, ये कंसेंट हो गया। कंसेंट वर्ब भी है, दैट्स राइट, आप ध्यान रखना। आप इफ आई से कंसेंटेड टू डू इट, तो उसे ये काम करने की सहमति दी है, हाँ कि मैं कर लूँगा। तो हमको इन सबको प्रयोग आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो एक एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है वो आप समझ में आया होगा। तो समाज कैसे बना, बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कभी आपको अगर पैराग्राफ रूप में आता है, लेख लिखना पड़े आपको, कितने काम आएंगी चीज़ें ये, कि सबसे पहले समाज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, लोगों ने अपने ना आपका जो आपके क्या कहते हैं, जिन पे कोई अनकंट्रोल करने वाले, अनियंत्रित जो उनकी प्रकृति थी, उनके पास में अधिकारों के, उन्होंने छोड़े सारे। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया सबसे मिलकर कि एक आदमी को हम, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है ये, कि हम अपने अधिकार छोड़ेंगे, तो पहले सबसे पहले वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लागू करेगा, ठीक है। कि अब मैं नियम बनाऊंगा, सब मिलके बनाएंगे नियम, और नियम सबको फॉलो करेंगे। मॉडर्न डे गवर्नमेंट ने उसको और आगे लेके गए, ये इसका लेखक का कहने का अर्थ है, ठीक है। और उनका भी जो आपका प्रिंसिपल्स का सेट है वो ये कहता है कि किसी भी समाज की अच्छी सेवा तब हो सकती है, ठीक है, कि उनके पास में सोवरेन पावर हो, अल्टीमेट पावर हो, अल्टीमेट अंतिम पावर उनके पास में हो, और वो पावर उन्होंने लोगों की सहमति से ली हो। जैसे तो डेमोक्रेसी में हमने सहमति दे दी, सरकार बन गई, जो सोवरेन पावर है अब उनको हमको आंख बंद कर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये है, तो आगे क्या उसके परिणाम है और क्या उसके असर होते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में, इसी का मैं दूसरा बनाता हूँ तुरंत, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। देखो बच्चों, अभी इतना बच रहा ही, तो कैसे होगा ये जानबूझ के मैं चुना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा ही, इसमें सिखलाई भी है और वो भी है। तो इसका तुरंत मैं वीडियो बनाऊँगा दूसरा आपका, और उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और मैं अभी तक यहीं तक पढ़ाया मैंने ये, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।